इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? ये मेज़र कर रही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल के। अब ई नॉट सेल क्या होता है? अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखूंगी तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का ई नॉट ज़ीरो सपोज करूँ तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा यहाँ से? माइनस ऑफ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, या फिर मैं ये कह सकती हूँ ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल्स माइनस का ई नॉट सेल। ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल का देखूँ तो प्रेफरेंस क्या है इसमें? इलेक्ट्रोड। तो ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को मैं सपोज करूँगी ज़ीरो है हाइड्रोजन हाफ सेल के लिए, तो ई नॉट ऑफ आर पी ऑफ एच प्लस एच टू का क्या होगा? ज़ीरो। और ऐसे ई नॉट ऑफ ओ पी एच टू या एच प्लस का क्या होगा? ज़ीरो। ठीक है। ऐसे ई जो है ई नॉट तो ज़ीरो है दोनों का, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन सिर्फ ई दोनों का ज़ीरो नहीं है। ठीक है। अब एक हाफ सेल को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन हाफ सेल होगा, जहाँ पे अगर ई नॉट ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल देखा जाए तो वो किसके बराबर होगा? ई सेल के। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ई नॉट ऑफ आर पी हाफ सेल इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मतलब ई नॉट ऑफ आर पी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूँ तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। लिथियम टू मैग्नीशियम को अगर मैं कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ऐसे ही मैग्नीशियम से आयरन तक अगर मैं हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी। लेकिन अगर आफ्टर आयरन के बाद अगर मैं कोई भी अगर रिएक्शन कराऊँ तो वो रिएक्शन ही नहीं करता है वाटर के साथ। जैसे कि एक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, लिथियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। ये है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। ठीक है। अब अगर इसको याद करने की ट्रिक अगर आपको देखनी है तो आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? इसमें जो दोनों इलेक्ट्रोड प्रेजेंट हैं, बोथ इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक सेम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है। जैसे एक कैथोड है दूसरा एनोड है, ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ठीक है। अब जैसे मैंने दो सेल्स लिए, एक गैल्वेनिक सेल लिया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया। अब इसमें डिफरेंस अगर हम देखें तो गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसे ही फर्दर इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में एनोड पॉजिटिव होगा और कैथोड निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन होते हैं, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज होता है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा। ये स्पॉन्टेनियस सेल होता है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैथोड वाला रिडक्शन होता है, एनोड वाला ऑक्सीडेशन होता है। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कैटायन प्रेजेंट है तो नीचे जो कैटायन प्रेजेंट होगा, नीचे वाला जो कैटायन होगा वो पहले रिड्यूस्ड होगा। ठीक है। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसके अगर हम इस सीरीज़ देखें तो एक सीरीज़ है एक्स निगेटिव, फिर OH निगेटिव, NO3 निगेटिव, SO4 2 निगेटिव। फराडे लॉ क्या होता है? फराडे लॉ क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। अब इसका अगर हम फर्स्ट लॉ देखें तो फर्स्ट लॉ कहता है जो टोटल अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिपॉजिट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। जो टोटल अमाउंट होता है एक एलिमेंट का जो कि डिपॉजिट हुआ है उस मतलब W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, एक्चुअल चार्ज के। तो W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा Z। तो W इज़ इक्वल्स Z इंटू Q। ठीक है। जहाँ पे Q एक्चुअल क्या है? ये एक्चुअल चार्ज है जो कि इलेक्ट्रोलाइज में यूज हुआ है, और हमें पता है Q क्या होता है? चार्ज। Q चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? I इंटू T। तो एक्चुअल चार्ज इज इक्वल्स एक्चुअल करंट इंटू T। तो यहाँ से W का फॉर्मूला आ जाता है Z इंटू I इंटू T। अब करंट एफिशिएंसी क्या होती है? म्यू आई, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे म्यू आई मतलब करंट, और एफिशिएंसी तो एक्चुअल आई अपॉन आई जो कि थियोरेटिकल है इंटू 100। ऐसी क्या कह सकती हूँ मैं? क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थियोरेटिकल इंटू
100। तो यहाँ से आई एक्चुअल क्या आ जाएगा, म्यू आई इंटू आई थियोरेटिकल डिवाइड बाय 100। और डब्ल्यू इज इक्वल्स क्या आया था, जेड इंटू क्यू ऑफ एक्चुअल। तो जेड क्या होता, क्यू क्या होता है, आई इंटू टी। तो डब्ल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा जेड इंटू आई इंटू टी। चार्ज के किसके बराबर है, 1 फराडे के, जो कि क्या होता है 96500 चार्ज, जो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। अगर 1 फराडे चार्ज एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यूज हो रहा है तो हमेशा जो इक्विवेलेंट वेट होगा ग्राम्स में, वो मास डिपॉजिट हो जाएगा। तो 1 फराडे किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट ग्राम के। तो चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स ई इक्विवेलेंट वेट इंटू क्यू अपॉन 1 फराडे। तो यहाँ से आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट इंटू क्यू अपॉन 1 फराडे की यूनिट होती है 96500। तो जो भी मास डिपॉजिट हुआ है एलिमेंट का, वो किसके बराबर आएगा, इक्विवेलेंट वेट इंटू चार्ज डिवाइडेड बाय 1 फराडे। तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट डिपॉजिट क्या आ जाएगा, एक्चुअल चार्ज अपॉन 1 फराडे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं, मोल इंटू एन फैक्टर के। तो नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिट इंटू एन फैक्टर को किसके इक्वल हो जाएगा, इसके एक्चुअल चार्ज डिवाइडेड बाय 1 फराडे। अगर मैं कैटायन का एन फैक्टर निकालना चाहूँ तो कैटायन के ऊपर जितना चार्ज होता है वो उसका एन फैक्टर होता है। अगर एक सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो उसके टोटल पॉजिटिव देख लो या फिर टोटल निगेटिव चार्ज देख लो 1 मोल सॉल्ट में। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो N1 आ गया। Na2SO4 है तो 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 निगेटिव, तो 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है, तो ऐसी फर्दर इसमें N2 आ जाएगा। अगर हम गैस का एन फैक्टर देखें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र इन फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान 1 मोल गैस के फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो रहा है, वो होगा एन फैक्टर ऑफ गैस। जैसे कि O2, H2 और Cl2 जो कि गैस हैं, तो इसमें अगर हम देखें 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव H2, तो इसमें एन फैक्टर क्या आ जाएगा 2। ऐसी फर्दर इस रिएक्शन में एन फैक्टर आ जाएगा 2। और इसमें कितना हो रहा है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है ट्रांसफ़र, तो इसमें एन फैक्टर आ जाएगा 4। अब आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या होता है फराडे का, नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं सीरीज़ में अरेंज कर दूं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स सेम डिपॉजिट होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड इज इक्वल्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर 3 इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो तीनों का जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होगा, तीनों का ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर होगा, जैसे कि हम सेकेंड लॉ में देखते हैं। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स बराबर है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इंटू मोल ऑफ कॉपर, ये सब भी बराबर होंगे, सिल्वर के, कॉपर के और हाइड्रोजन के। तो अगर हम अरेंज करें इनको सीरीज़ में करते हैं तो चार्ज सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंट होगा। तो सेम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिपॉजिट इन ईच कैथोड एवरी कैथोड ऑफ ऑल सेल अरेंज इन सीरीज़। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि जो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ कैथोड होंगे वो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनोड के बराबर होंगे। अब आता है बैटरी। बैटरी क्या होती है, इफ़ नंबर ऑफ सेल्स अगर हम उनको अरेंज करें सीरीज़ में तो इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अरेंजमेंट को हम बैटरी कहेंगे। बैटरी क्या है, अगर मैं कई सारे सेल्स को अरेंज कर रही हूँ सीरीज़ में तो इस सेल के अरेंजमेंट के कॉम्बिनेशन को बैटरी कहा जाएगा। सीरीज़ में क्या होता है, वोल्टेज जो है वो एडिटिव होता है। हमारे पास 2 टाइप की बैटरीज होती हैं, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या है, ये अनरिचार्जेबल होती है, इसको हम रीयूज्ड नहीं कर सकते, मतलब एक बार यूज़ करके फेंक दी जाती है। जैसे कि हमारे पास ड्राई सेल या ले लांग के सेल होता है, जिसमें एनोड जो है वो जिंक लेयर की होती है, कैथोड ग्रेफाइट रॉड होता है और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो NH4Cl प्लस ZnCl2 प्लस MnO2 का मिक्सचर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसमें देखें, यहाँ पे ये ग्रेफाइट की रॉड है और जिंक की लेयर है। तो इसमें ई सेल जो होता है वो 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि वेरिएबल है, जो कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे हम यहाँ से एक रिएक्शन देखें मतलब इसी का देखा है, तो इसमें ई सेल जो आया वो 1.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो ये जो ई सेल की वैल्यू होती है वो सेल के काम करने के साथ साथ कम होती चली जाती है। प्राइमरी बैटरी का ही दूसरा एग्जांपल है बटन सेल या फिर जिंक मरकरी सेल। जैसे कि हम इसकी यहाँ से रिएक्शन देखें तो यहाँ पे एनोड जो है वो जिंक मरकरी है, कैथोड HgO का पेस्ट है और इलेक्ट्रोलाइट एक्वस KOH सॉल्यूशन है। जहाँ पे ई सेल क्या है, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू 1.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि फिक्स होती है। तो यहाँ से ई सेल जो है वो E0 सेल के बराबर होगा, तो QC 0 होगा। तो ई सेल ऑफ बटन
सेल डज़ नॉट डिपेंड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो बटन सेल का ई सेल है वो कंसनट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट के कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही मेरा होता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल क्या होता है, मेरा रिचार्जेबल सेल होता है, मतलब मैं इसको बार बार रीयूज़ कर सकती हूँ। लेड स्टोरेज एग्जाम्पल है, सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 38% W/WH2SO हो रहा है, जो कि सॉलिड लेड की रॉड है जो कि एनोड का है, और जो पेस्ट है इसमें PbO2 का है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसके रिएक्शन देखें तो इसका जो ई सेल है वो 2.041 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डिस्चार्जेबल रिएक्शन है, मतलब अनचार्जेबल रिएक्शन है ये वाली, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रही है। अगर मैं इसी की रिचार्जेबल रिएक्शन देखूँ तो इसकी रिचार्जेबल रिएक्शन ये आएगी जहाँ पे इसका ई सेल आएगा -2.041 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेगा जो कि स्टोर हो रही है। अब आता है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। थर्मल मतलब होता है हीट। इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो हम यहाँ से एनोड वाली रिएक्शन और कैथोड वाली रिएक्शन को ऐड करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू जो यहाँ पे आती है वो -540 किलो जूल आती है, जो कि कन्वर्ट हो जाती है एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब मैं इसी फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी देखूँ तो म्यू इज़ इक्वल्स डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन अपॉन डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इंटू 100 आ जाएगा। अब मुझे पता है डेल्टा जी क्या होता है -NF सेल, तो यहाँ से ये रिएक्शन आ जाएगी। तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफ़िशियंसी होती है वो 70% होती है। अब आता है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर मेटल स्पॉन्टेनियसली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड। एयर की प्रेजेंस में, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल जो है वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली क्या होता है, एयर से ऑक्सीडाइज हो जाता है और मेटल ऑक्साइड या फिर मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फेट या फिर कुछ मिनरल कंपाउंड्स को फॉर्म कर लेता है, जिसको हम कोरोजन कहते हैं। जो कि जैसे मेटल है जो किसी भी एयर के प्रेजेंस में आया, एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में आया, तो उसने क्या बना दिया, मिनरल कंपाउंड बना दिया। एग्जाम्पल है हमारा देखिए कोरोजन का, तो वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे लोहा जो है वो रस्ट हो जाता है एयर के प्रेजेंस में आके, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स जैसे कि और भी काफ़ी होती हैं। तो हम यहाँ से रिएक्शंस देखें जो एनोड पे हो रही है, जो कैथोड पे हो रही है, तो उसको अगर मैं ऐड करूँगी तो इसका ई सेल जो आएगा वो 1.71 वोल्ट आ रहा है। तो FeO आयरन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन एंड फॉर्म रस्ट। तो जो आयरन ऑक्साइड होता है वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन O2 और रस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसको हम Fe2O3.H2O कहेंगे। तो यहाँ पे FeO प्लस O2 के साथ मिला, मतलब आयरन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ एटमॉस्फेयर के साथ, उसने क्या बना दिया, Fe2O3.X मोल्स ऑफ वाटर बनाए। जहाँ पे अगर मैं इसको हीट करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, रस्ट, जिसको जो कि किस कलर में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है।